ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए न्यूज़ क्या है। उत्तर प्रदेश में अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हुए। 2022 का रिजल्ट आया, बीजेपी इसमें जीती। बट मेजर क्वेश्चन ये है कि अभी उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव हैं। ये एमएलसी के चुनाव होते क्या हैं? कहीं पर अभी हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर एमएलसी के जो इलेक्शन होते हैं कभी होते ही नहीं हैं। तो ये एमएलसी क्या है? क्वेश्चन अभी यहाँ पर मेजर ये न्यूज़ में क्यों आया था? आज ही उत्तर प्रदेश में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस हुआ जिसमें बीजेपी जो है वो जीती। बट क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती क्या है? देखिए, जैसे पार्लियामेंट में दो चीज़ें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब सेंटर में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होती है। वैसे ही बहुत सारे स्टेट में दो चीज़ें होती हैं, लोअर हाउस अपर हाउस। अब वो सब राज्य कौन है, सभी में हैं क्या? आंसर है नहीं। देखिए, और कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में अभी के इलेक्शन हो चुके हैं। बट जो एक हम बात कर रहे हैं, जो आज का रिज़ल्ट आया है इलेक्शन का, वह है उत्तर प्रदेश के एमएलसी से। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती क्या है, ठीक है, एमएलसी होती क्या है? देखिए, इसको बहुत इजी वे में समझते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, एमएलसी या लेजिस्लेटिव काउंसिल न्यूज़ में क्यों रहा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हुए जिसमें बीजेपी जीती। बट क्वेश्चन ये आता है कि इससे पहले किन किन राज्यों में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। जैसे मैंने बोला ना, पार्लियामेंट में लोअर हाउस अपर हाउस दोनों होते हैं, वैसे ही स्टेट में भी बहुत सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, बहुत सारे उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। तो अभी इन करेंट जो अभी रिसेंट अपडेट है आज तक का, 2022 तक का, 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। आंध्र प्रदेश, उसके साथ का तेलंगाना जो बना था, उत्तर प्रदेश है तो बिहार भी है, महाराष्ट्र है तो कर्नाटका भी है, जो बड़े बड़े राज्य हैं। अब एक और फैक्ट इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि जो जनरली जिनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है, जनरली उन स्टेट्स में ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी बनाई जाती है, ठीक है। इससे पहले एक फैक्ट ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर जब तक स्टेट था तो वहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। बट जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के बेसिस पे, 5 अगस्त 2019 की डेट आपको याद होगी, जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था और उसको हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट को डिग्रेड करके क्या कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। 6 राज्य हैं जहाँ पर अभी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। चेक एंड बैलेंस के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। एक और मुद्दा ये न्यूज़ में इसलिए भी रहा था कि हाल ही में जो उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उड़ीसा का राज्य है, तो उसने बोला था कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाहते हैं। अभी वो रिजोल्यूशन कहाँ पर, सेंटर में पेंडिंग है, राइट, रिजोल्यूशन सेंटर में पेंडिंग है। अब मेजर इस पूरी वीडियो के क्वेश्चन क्या आते हैं कि कैसे एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाती है। मैंने रीज़न तो बता दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, बहुत बड़े अगर वास्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना हो, और दूसरा कभी कभी डेमोक्रेसी में, स्टेट की डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस करना हो तो ये स्टेट बना सकता है। इसके लिए कोई संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल है क्या? यस, एबोलिशन और क्रिएशन। एबोलिशन आर्टिकल 169। देखिए, हमारी पार्लियामेंट कैन एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पहले से ही है, जैसे आंध्र प्रदेश में, राइट, तेलंगाना में, या बना सकती है जहाँ पर नहीं है, बाय सिंपल मेजोरिटी। समझ में आ गया, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से ये बना सकती है। दैट इज़ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने भी लोग जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, उसकी सिंपल मेजोरिटी के साथ ये पास हो जाएगा, राइट। इफ़ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट बाय ए स्पेशल मेजोरिटी पासेज अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। और साथ ही साथ में जब स्टेट चाहता है तो उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजोरिटी के साथ ये रिजोल्यूशन पास कर सकती है, राइट। चलिए, ऐसे तो बनाया जाता है, आर्टिकल 169 में मेंशन है। अब स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है ए मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली एंड ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग।
ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को लाना है तो इस पर स्पेशल मेजोरिटी क्या होगी कि असेंबली का जो टोटल मेंबरशिप है, ठीक है, ये मेजोरिटी और टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है उसमें भी मेजोरिटी होनी चाहिए। और देखो टोटल मेंबर सपोज कहीं पर 400 हैं, ठीक है, इसकी मेजोरिटी 2/3 तो होगी ही होगी, ठीक है। और मेजोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर देखो एक तो होता है टोटल मेंबर, एक होता है असेंबली में कितने लोग प्रेजेंट हैं, यहाँ तो मेजोरिटी होनी ही चाहिए 400 मेंबर में जो नहीं भी आए हैं। फिर जो सेशन अटेंड करने आते हैं जब ये रिजोल्यूशन पास होता है तब भी 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो। क्लियर? ओके, चलिए यहाँ पर से दो चीज़ें क्लियर होगी। पार्लियामेंट चाहे तो बाई सिंपल मेजोरिटी बनाएगी और स्टेट असेंबली को स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है, अगर उसको क्या बनानी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है। हाल ही में क्या हुआ कि उड़ीसा चाह रही थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए। अब कभी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है तो इसका ये नहीं कि यार मन आया तो बना दिया, नहीं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है बजट लगता है, रेवेन्यू जो है उसमें लगता है। ओके, एस्टिमेटेड जो इकोनॉमिक रेवेन्यू है वो कभी भी किसी स्टेट में तभी बनाया जाता है जब उसकी जीडीपी धीरे धीरे, हालांकि ये फैक्ट नहीं है बट मोस्टली ये भी देखा जाता है कि यार वो स्टेट, क्योंकि सेंटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सारे जो स्टेट हैं उनकी जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव ही जाए। ये सेंटर का डीपीएसपी भी होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि आप अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को बनाए रखें। समझ में आ गया? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप इससे समझ सकते हैं कि क्यों सेंटर को इतनी क्यों पावर दे दी गई है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कंपोजिशन। देखिए आर्टिकल 171 के अंदर, 169 के अंदर तो ये बनाया जा रहा था और एबोलिश किया जा रहा था। अंडर 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट शैल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। मतलब कहीं पर जैसे उत्तराखंड में 71 सीट हैं, एक एंग्लो इंडियन की है, इससे इसकी जो 1/3 है, ठीक है, शेल नॉट हैव मोर देन 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ की बात करें कि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई किसी राज्य में तो कितने होंगे, जो टोटल स्ट्रेंथ है हर एक राज्य की उसका असेंबली में उसी के 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 40 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। बट बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कम भी रहती हैं, ठीक है, वो स्पेशल एक्सेप्शंस हैं। लाइक द राज्यसभा द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंटिन्यूइंग चैम्बर। राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कंटिन्यूइंग चैम्बर है। दैट इज इट इज़ ए परमानेंट बॉडी एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, ठीक है। द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज 6 ईयर विथ 1/3 ऑफ मेंबर रिटायरिंग एवरी 2 ईयर। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, जैसे राज्यसभा डिसॉल्व नहीं हो सकती, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी राज्यों में डिसॉल्व नहीं होती। बट क्वेश्चन ये आता है कि जो टेन्योर है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो 6 सालों का होता है और 1/3 जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर, परमानेंट जो बॉडी है वो राज्यसभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिश की जा सकती है, ये याद रखना, मतलब पूरी तरह डिलीट की जा सकती है, एबोलिश की जा सकती है बट डिसॉल्व नहीं की जा सकती है। ये छोटे छोटे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। मेंबर ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करूं, ठीक है यार, आप अपने विधायक को तो नॉर्मली चुन लेते हैं, अपने घर बैठेंगे, नॉर्मल स्टेट के इलेक्शन होंगे, जब अभी उत्तराखंड के इलेक्शन हुए थे, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हुए थे, आपने नॉर्मली वोटिंग दी थी। बट एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मेंबर होते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, कौन लोग उनको चुनते हैं? आप तो नहीं चुनते, आप उत्तराखंड से हैं तो आप तो चुन भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि उत्तराखंड में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। तो इलेक्शन के बारे में बात करूँ, जो 1/3 हैं एमएलसी आर इलेक्टेड बाय स्टेट एमएलए, जो राज्य के पहले से ही विधायक हैं, 1/3 तो एमएलसी वही चुनते हैं, ठीक है। दूसरा 1/3 ऐसे लोग होंगे जो चुनेंगे, जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन वगैरह, इनका ग्रुप होता है वो चुनते हैं, ठीक है। 1/12 जो इलेक्टोरेट होता है उसमें टीचर्स होते हैं, ग्रेजुएट्स होते हैं। जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया, टीचर है आप, या तो टीचर हो या ग्रेजुएटेड स्टूडेंट हो, तो आपका भी शेयर रहता है 1/12 ग्रेजुएट्स का, 1/12 का टीचर्स का, वो भी अपने एमएलसी को चुनते हैं, ठीक है। ये इलेक्टोरेट होता है, मतलब ये लोगों का ग्रुप होगा, ये एमएलसी को वोट करेंगे। द रिमेनिंग मेंबर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज।
कुछ जो मेंबर होते हैं ऐसे लोग जो लिटरेचर में, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस में एक्सपर्टीज़ हैं या इस फील्ड से जुड़े हैं, उनको भी एमएलसी में जगह मिल जाती है। तो आई होप आपको एमएलसी का पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश की इलेक्शन आपने देख लिए हैं। तो पीआर पब्लिकेशन का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप पीआर पब्लिकेशन के पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेट वाइज करंट नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर और दूसरे रिसोर्सेज से क्रिस्प नोट्स होते हैं। 6 to 12th एनसीईआरटी नोट्स चैप्टर वाइज आपको मिल जाती है। लेना बहुत सिंपल है, या तो पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए या डायरेक्टली इसी नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। सिमिलर एक आंसर राइटिंग का ग्रुप है, राइट विथ अस ग्रुप। बहुत सारे जो बच्चे हैं डेली के बेसिस पर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो डेली के बेसिस पर एक क्वेश्चन मिलता है, आंसर इवेल्युएशन होता है वॉइस नोट के थ्रू, 250-150 वर्ड का होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम बताते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं आप इसी नंबर पे, और राइट विथ अस ग्रुप से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।